वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम सॉल्व करेंगे 10 अगस्त 2018 का शिफ्ट सेकंड का पेपर। इससे पहले हमने 4 पेपर और सॉल्व कर लिए हैं चारों शिफ्टों के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जो प्रकाश तरंगे हैं यह होती है अनुप्रस्थ तरंगे। इसके अलावा ये होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और प्रकाश का अगर हम देखें गुण तो ये होता है तरंग और कण दोनों प्रकृति का। इसके अलावा कांच में होता है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वीर्य पुट्टिका, सेमिनल वेसिकल, वृषण टेस्टिस, प्रोस्टेट या वासा डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वृषण। ये क्या होता है? संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसकी 3 लेयर होती है, 3 परत। फर्स्ट है ट्यूनिका, वेजाइनेलिस, सेकंड है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और थर्ड इसकी लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलेसा। इसके अलावा ये स्थित होते हैं अंडकोश में, और इसमें क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती है। इसे हम थोड़ा स्ट्रक्चर से देखते हैं। ये होता है कुछ इस तरीके से। ये इसकी लेयर है बाहरी, आउटर लेयर। ये होती है इसकी शुक्र वाहिका, वासा इफ्रेशिया, और इसमें बनी होती है वृषण पालियां, लोब्स। ये कुछ इस तरीके से होंगी। इसमें होते हैं वृषण जालक। इसमें कुछ नलिकाएं बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इसके अलावा इसमें होती है अंतराली कोशिकाएं, और इसके बीच में भी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं वृषण पट्टिकाएं। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर संरचना देखें, ये होती है अपवाही वाहिनियां, जिससे जुड़ा होता है अधिवृषण। फिर है अपवाही, ये होती है अपवाही, और ये होगी अभिवाही। और ये खुलती है वासा डिफरेंस शुक्र वाहिनी में। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये है शुक्र वाहिका। इंग्लिश में भी पूछा जाता है इसके बारे में, वासा एफ्रेशिया।
ये इसकी जो बाहरी लेयर है ये है ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया। इसके अलावा ये है पालिया, और ये जो नलिकाएं हैं इसमें ये होती है शुक्रजनन नलिकाएं। इसके अलावा और इसमें जो ये गैप हैं जालक टाइप में हैं ये होते हैं वृषण जालक। ये जो अधिवृषण जुड़ा हुआ है वृषण से ये है अपवाही वाहिनियां। ये है अधिवृषण। इसके अलावा ये है अभिवाही वाहिनी, और ये है शुक्र वाहिनी। इसे हम कहेंगे वासा डिफरेंस, और ये है वासा एफ्रेशिया। इसके बाद हम देखते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। ऑप्शन में हमारे पास दिया है वीर्य पुट्टिका क्या होगी, इसके अलावा प्रोस्टेट, वासा डिफरेंस। तो जो ये वीर्य पुट्टिका है इसमें क्या होगा, ये होती है शुक्राशय, जो कि क्या कार्य करता है, ये होता है पेशीय ग्रंथि, और ये हमारे मेल सीमन का बनाता है 60 to 70% भाग। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रोस्टेट, ये बनाती है सीमन का 20 to 30% पार्ट। इसके अलावा है वासा डिफरेंस, ये करती है शुक्राणुओं का संवहन। इसके अलावा ये क्या करती है, ये जो अधिवृषण से निकलने वाले शुक्राणु हैं उनको गति प्रदान करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं अधिवृषण से शुक्राणुओं को गति प्रदान करना। इसके अलावा अगर वासा डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाए तो इसे हम कहते हैं वैसोक्टोमी, पुरुष नसबंदी। इसमें जो ये है अंतराली कोशिका यहाँ पर स्थित है, ये है अंतराली सेल। ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का स्रवण। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर वृषण से रिलेटेड और एक चीज है इसमें बीमारी कौन सी होगी, तो इसमें एक बीमारी है वृषण गोपिता, जिसे कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। जिसमें टेस्टिस का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है गति का पहला समीकरण किसके संबंध को दर्शाता है, वेग त्वरण, स्थिति समय, वेग समय, स्थिति या वेग। तो इसका करेक्ट आंसर है वेग और समय।
गति के 3 समीकरण है टोटल। इसमें से इसका जो फर्स्ट समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें जो ये फर्स्ट समीकरण है ये बताता है वेग और समय के संबंध को। नेक्स्ट बताता है स्थिति व समय के संबंध को। और जो थर्ड समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये बताएगा स्थिति और वेग के संबंध को। इसमें v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय, s है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये मैंने लास्ट क्लासेस में भी कई बार बताया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला है mgh। गतिज ऊर्जा इसको हम लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्या है, तो परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा कहलाती है और ये 2 टाइप की होगी। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। ये होती है रासायनिक यौगिकों के आबंधों से संग्रहित ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसमें क्या होगा, जैसे किसी वस्तु में, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होगा, इसे हम कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। विचारों का संग्रह, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क या अनु मस्तिष्क। तो अगर हम विचारों की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। इसमें क्या क्या होगा अग्र मस्तिष्क में, प्रे मस्तिष्क, इसके अलावा डाइन, और इसमें क्या होगा, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य मस्तिष्क, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये काम आता है देखने व सुनने में। फिर है सेरिबेलम और अनुमस्तिष्क। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले तो। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये होता है मस्तिष्क का अग्रभाग। इसमें होता है कुछ दबा हुआ भाग जिसे हम कहते हैं सल्सी। इसके अलावा ये है मध्य मस्तिष्क। एक सेकेंड,
ये होगा मध्य मस्तिष्क, और ये होता है अनुमस्तिष्क। ये है पॉन्स। यहाँ है मेडुला ऑब्लंगेटा, और ये होता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा दायां और बायां भाग जुड़ा होता है कार्पस, सैक्युलोसम। तो अगर हम देखें इसमें अनुमस्तिष्क में क्या होगा, ये करेगा संतुलन का कार्य, जैसे कि मांसपेशियों में दिमाग का संतुलन और मांसपेशियों का संतुलन, हाथ और पैर की क्रियाओं में। इसके अलावा ब्रेन की लेयर होती है तीन। फर्स्ट लेयर है इसकी ड्यूरामटर, सेकंड है एरिक, और लास्ट है आंतरिक है पायरो। इसे हम कहते हैं डीएपी, एरेक्नॉइड। और पायरोमीटर के मध्य क्या पाया जाएगा, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, जिसमें मुख्यतः एक बीमारी का नाम पूछा जाता है मेनिंजाइटिस। यह संबंधित होता है मस्तिष्क से रिलेटेड, और इसके अलावा होता है एरेक्नॉइड और पायरेक्नॉइड से रिलेटेड। इसके अलावा ब्रेन की जांच होती है ईईजी, और इसकी उत्पत्ति होगी ब्रेन की भ्रूण की एक्टोडर्म लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स कूलॉम। इन्होंने दिया था F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 है आवेश, दो कणों के आवेश हैं, आर है इनके मध्य दूरी। तो इस F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू। इसके अलावा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो आवेश का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। और हमें दिया है माइकल फेराडे ने खोज की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। इसके अलावा आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, द्रव स्थैतिक सिद्धांत। जो कि क्या कहता है, इसे हम डिटेल से समझते हैं। द्रव स्थैतिक आर्किमिडीज का सिद्धांत
जो कि क्या कहता है, जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरह से द्रव में डुबाई जाती है, आंशिक या पूरी तो उसमें क्या करता है, जो वो वस्तु है उस पर एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल जिससे क्या होगा, जब ये उत्प्लावक बल कार्य करेगा तो जो तरल पदार्थ का भाग है, तरल पदार्थ के भाग के बराबर होगा। कौन से भाग के बराबर होगा, जो उस वस्तु द्वारा हटाया गया है। हटाया गया है। इसके अलावा क्या होता है, W बराबर mg। अब m क्या होगा यहाँ पर, m होता है d इंटू वी। इसे हम निकालते हैं जैसे कि d बराबर होता है घनत्व m अपॉन v होता है। यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, d और v। या हम वैल्यू रखेंगे w बराबर d v और g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें है चार्ल्स डुवे। इसके अलावा इन्होंने किया था विद्युत परिघटनाओं का वर्णन या व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उपस्थित विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है, आयाम, लय, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है आवृत्ति। ध्वनि की जो पिच होती है उसे हम कहते हैं तारत्व। इसके अलावा तारत्व क्या होता है, ध्वनि का मोटा या पतला होना। जैसे कि शेर की ध्वनि का तारत्व होता है कम, जबकि मच्छर की का तारत्व होता है अधिक। इसके अलावा यह समानुपाती होती है आवृत्ति के। आई बराबर, आई समानुपाती होगा ए स्क्वायर के। और आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति होती है प्रति यूनिट दोलनों या चक्करों की संख्या या समय, दोलनों या चक्करों की संख्या। ये होगा n बराबर 1/t। इसके अलावा है आयाम। आयाम क्या होगा, माध्य जो स्थिति होती है, माध्य स्थिति के दोनों ओर मैक्सिमम और जो मिनिमम विक्षोभ होगा उसे हम कहेंगे आयाम। इसके अलावा लय और तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों के लगातार दो संपीड़न या विरलनों के बीच की दूरी।
इसके अलावा तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू वी एंड टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 प्लस Cl2 2HClO2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे H2O2 दोनों के लिए कार्य करता है, दोनों रूपों में कार्य करता है। यह ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये H2O2 प्लस Cl2 2HCl और O2 यहाँ पर कार्य कर रहा है ये अपचायक के रूप में, क्योंकि यहाँ पे H2 का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, ये 1 होगा, +1 -1, सॉरी आवेश, इस पर आवेश है +1, ऑक्सीजन पे -1, क्लोरीन पर आवेश है यहाँ पर 0, यहाँ पर क्लोरीन पर आवेश हो गया -1 और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 0। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये एक अपचायक के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा जो ऑक्सीकारक है, अगर हम प्रबल ऑक्सीकारकों की बात करें तो ये होते हैं, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7, इसके अलावा HNO3 भी होगा और H2SO4 भी होता है, पर मैक्सिमम पूछा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा अम्ल के एग्जांपल्स क्या क्या है, ये होंगे HCl HNO3, इसके अलावा H2SO4 CH3 COOH HCOOH H2CO3। क्षार के एग्जाम्पल NaOH MgOH2 NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें दोनों चीजें पूछी है, रीजनरेशन और बडिंग दोनों के लिए पूछा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हाइड्रा। हाइड्रा होता है सिलेंट्रेटा संघ का। इसके अलावा ये जो रीजनरेशन है इसमें क्या होगा, जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्से से क्या होगा, नए जीव का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा। इसके अलावा इसमें दिया है खमीर, यीस्ट, प्लाज्मोडियम और प्लेनेरिया। तो अगर हम इसे डिटेल में समझें तो जैसे हाइड्रा में कैसे होगा, ये होता है, इसमें एक कलिका बनती है सबसे पहले और इस कलिका से क्या होगा, नए हाइड्रा का निर्माण। और ये अलग होके क्या बना लेगा, नया हाइड्रा। इसके अलावा है प्लेनेरिया, इसमें होता है पुनरुद्भवन, जो कि किस प्रकार होगा, जैसे ये प्लेनेरिया है, अभी कहीं से भी विखंडित हो गया, अब इससे क्या बन गया, इस विखंडित पार्ट से दोबारा इसका निर्माण होगा। ये कुछ इस तरीके से। इसके अलावा है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया रोग फैलाता है।
मलेरिया रोग, और ये है एक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? इसमें होता है बहुविखंडन। अब ये किस तरीके से होगा देखते हैं डायग्राम से। ये होती है एक सिस्ट, और जब ये सिस्ट फट जाती है तब क्या होगा, ये जो इसके अंदर या तो केंद्र विभाजन होगा या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक विभाजन। इससे क्या होंगे, ये अलग अलग रूप में विखंडित हो जाएंगे और अपना अलग अलग सेम प्रतिकृति बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके अलावा फर्स्ट था हमारे पास खमीर, जिसमें होता है बडिंग मुकुलन विधि द्वारा। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि एक विधि है खंडन विधि। ये होता है स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा है द्विविखंडन। अब ये होगा अमीबा में पैरामीशियम। इसके अलावा युग्लिना में भी। नेक्स्ट है इसके अलावा बीजाणुओं द्वारा, ये होता है राइजोपस कवक में, जो कि किस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। ये कुछ इस तरीके से ये होती है, इसमें बीजाणुधानी, और इसके अंदर उपस्थित होते हैं बीजाणु। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, राइजोपस कवक अलैंगिक जनन। इसके अलावा और हाइड्रा में, हाइड्रा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डर लाइन तत्व कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर लाइन तत्व होते हैं उपधातुओं, और हमारी उपधातुएं कौन कौन सी है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इसमें पूछा है नहीं है, ऑप्शन में है बोरोन है, सिलिकॉन, बिस्मिथ और पोलोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मिथ नहीं है। बोरोन को हम डिनोट करते हैं बी से, सिलिकॉन को SI, पोलोनियम को PO। तो ये सारे क्या हैं, बॉर्डर लाइन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? शैवालों की पूछा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मीथेन, जिसे हम कहते हैं मार्श गैस। इसके अलावा इसे हम कहते हैं मिथाइल
हाइड्राइड। फर्स्ट है सागर लहर ऊर्जा। ये होता है, ये एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है, जिसमें हम प्राप्त करते हैं, जिससे जो लहरें होती हैं पानी की, पानी की लहरों की जो नेचुरल गति है, प्राकृतिक गति से हम प्राप्त करते हैं सागर लहर ऊर्जा। इसके अलावा नेक्स्ट है महासागर तापीय ऊर्जा। ये होती है जैसे कि कोई समुद्र है, समुद्र की जो सतह है, एक तो बाहरी लेयर है सतह, और आंतरिक आंतरिक भाग जो है समुद्र का, गहराई, इनके बीच में जो तापमानों का अंतर है, तापमानों के अंतर से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है महासागरीय तापीय ऊर्जा। फिर है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा, जो कि होती है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? हाइड्रोक्साइड, ये होगा OH माइनस। फिर है नाइट्रेट NO3 माइनस, अमोनिया NH4 प्लस, फिर है कार्बोनेट CO3 माइनस। तो इसमें पूछा है धनायन, तो धनायन हमें साफ दिख रहा है, इसमें क्या होगा? अमोनियम, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, +1 आवेश। इसके अलावा यहाँ है -2 आवेश, -1 आवेश और -1 आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ये होती है ठोस विलयन का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। पायस क्या होता है? जो ये एक टाइप का क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है, एक टाइप का कोलाइडी विलयन, जिसमें पदार्थ और उसका जो फैलाव होता है, उनका माध्यम क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड माध्यम। इसके अलावा कोलाइडी विलयन, इनके कणों का आकार होता है 1 से 1000 nm, और इसके एग्जाम्पल जैसे कि मक्खन, दूध, ब्लड। फिर है विविध मिश्रण। ये होते हैं मिश्रण जो रचनाओं में असमान होते हैं, कैसे भी मिला दिए जाते हैं, रचनाओं में असमान। इसके अलावा हम मिश्र धातुओं की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं, जैसे कि पीतल, ये होता है तांबा और जस्ता, इसका परसेंट है 70% और जस्ता का परसेंट है 30%। नेक्स्ट है कांसा, जो कि होगा कॉपर, तांबा और टिन, इनका परसेंट है 90, 10। नेक्स्ट है इसके अलावा स्टील, ये होता है फेरस और कार्बन। फिर है स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी स्टील भी इसे हम कहते हैं, इसमें होता है फेरस, कार्बन, क्रोमियम और निकल। इसके अलावा और है टाका धातु, ये होती है Pb+Sn और इनका परसेंटेज है 33% और Sn का परसेंटेज है 67%। इसके अलावा और अन्य धातुएं, मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि फ्यूज तार, ये है Pb+Sn
इसमें इनका परसेंट क्या है? टाका में इनका परसेंट था 33% पीबी और एसएन का परसेंट था 67%। यहाँ पर इसका परसेंट चेंज हो रहा है, इसमें इसका परसेंट है 63% और पीबी का परसेंट है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है Mg3n2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का है MgO। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है MgNO3 का होल ट्वाइस। फिर है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है MgCO3। अब इसमें पूछा है मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, यानी कि हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बनेगा 2MgO और ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड MgO। और ये क्या होगा? चमकदार और रोशनी देगा, सफेद रोशनी। और यह अभिक्रिया क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घोल से धातु ए धातु जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर रही है, तो धातु ए क्या होगी? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी धातु तभी प्रतिस्थापित कर सकती है जब वो दूसरी धातु से अधिक क्रियाशील हो, और इसका एक क्रम भी होता है क्रियाशीलता का। इसमें हम देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। फिर है Hg, Ag और Cu। ये होती है अधिक क्रियाशील। ऊपर जाते हैं तो ये क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता है, और अगर हम नीचे आ रहे हैं तो ये घट रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं छोटा सा, जैसे कि अगर हम बात करें फेरस प्लस CuSO4। अब फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो इससे क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन्स का 1/4 हिस्सा, अपने जीन्स सभी जीन्स, अपने जीन का 3/4 हिस्सा, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो कितना होता है गुणसूत्र हमें? 46 या 23 जोड़े। इसमें से जो 22 जोड़े हैं ये होते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो एक जोड़ा है वो होता है लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? न्यूटन द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गणना, कैलकुलस। इसके अलावा तर्क की खोज की थी जॉर्ज फूल ने, और साथ में ऑगस्त्य ई मॉर्गन ने। ज्यामिति ज्योमेट्री की खोज की गई है यूक्लिड ने। एलजेब्रा की खोज की थी अल ख्वारिजी ने।
इसके अलावा फादर ऑफ मैथ किसे कहते हैं? आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह से केंद्र को क्या कहा जाता है? फोकस, ध्रुव, त्रिज्या या वक्रता केंद्र। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये कोई गोलीय दर्पण है। अब इसमें ध्रुव क्या होगा? पोल। ये होगा इसमें ध्रुव पी। इसके अलावा सी है वक्रता केंद्र, सी। त्रिज्या रेडियस, ये होगी इसकी त्रिज्या आर। इसके अलावा सी और पी के मध्य होगा एफ स्थित, यानी कि फोकस। और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष। अब हम देखें, इसमें पूछा है प्रतिबिंब सतह के केंद्र को। प्रतिबिंब सतह के केंद्र को हम क्या कहेंगे? पी, यानी कि ध्रुव, पोल। ऑप्शन नंबर पी इसका सही आंसर है। इसके अलावा जो फोकल लेंथ होती है एफ और पी के, फोकल लेंथ कहलाती है एफ और पी के मध्य की दूरी। इसके अलावा एम एन क्या है? यहाँ पर एम एन की वैल्यू हो गई 2r, क्योंकि ये रेडियस कितनी है? r है पूरी। इसके अलावा r का फॉर्मूला क्या होता है? तो r बराबर होता है 2f। अब अगर इनकी डेफिनेशंस हम देखें, तो ध्रुव क्या होगा? P। यह गोलाकार परावर्तक, सॉरी, गोलाकार दर्पण की परावर्तक जो सतह है, परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहेंगे हम? ध्रुव। और ये कहां पर स्थित होता है? दर्पण की सतह पर। इसके अलावा नेक्स्ट था फोकस। तो यह वह पॉइंट होता है जहां पर क्या, जो गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें क्या होंगी? केंद्रित होंगी। उसे हम कहेंगे फोकस। वह बिंदु जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें क्या होंगी? केंद्रित होंगी। नेक्स्ट है त्रिज्या, क्योंकि हमने देखी इसमें क्या होगी त्रिज्या? एम सी या सी एन आर। फिर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है सी, जो कि गोले का केंद्र भी होगा। गोले का केंद्र वह वह जो परावर्तक सतह है, इस पर उपस्थित होगा। नेक्स्ट है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।